चलिए, तो लास्ट क्लास के डिस्कशन में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल समझ लिए थे और उनसे वो क्वेश्चंस जो डिविजिबिलिटी में सॉल्व करने होते हैं वो समझ लिए थे। आप सॉल्व करेंगे, आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको देखेंगे। अभी का डिस्कशन हमारा डिविजिबिलिटी की स्टार्टिंग में, और उनके साथ साथ कुछ और नियम जो आपको डिविजिबिलिटी के लिए और सीखने चाहिए वो आ जाएंगे, लेकिन वो बहुत छोटे हैं तो उनके लिए कोई टॉपिक पार्ट नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ सीखते जाएंगे आप। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी में, जब हम क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं तो जनरलाइज डिवीजन में हमारा डिवीजन का एक प्रोसेस होता है जिसमें डिवाइजर, डिविडेंड एंड क्वोशिएंट आता है, भाज्य, भाजक और भागफल, और उसके बाद शेषफल की स्थिति बनती है, तो उस पर प्रश्न बनते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से, आपने हमेशा डिवीजन प्रोसेस कुछ इस तरह किया होगा कि ये आपका डिवाइजर है, ये आपका रिमाइंडर है, और ये आपका क्वोशिएंट है, ये आपका डिविडेंड है। ठीक, ये आपका भाजक है, ये आपका भागफल है, ये आपका भाज्य है, और ये आपका शेषफल है। ऐसी परिस्थिति में कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्थिति हमारे सामने आती है। बेसिकली हमने हमेशा पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ये हमारा तरीका रहा। अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछे जाते हैं। अगर आप सिंपली देखेंगे तो जैसे विभाजन के एक प्रश्न, डिवीजन सम में, इन अ डिवीजन सम भाजक भागफल का 10 गुना है, तो भागफल को अगर आप कुछ भी देखेंगे तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, रिमाइंडर का 5 टाइम्स। आपसे कहा गया अगर आपको मैं रिमाइंडर दे दूं, तो आपको ने कहा कि ठीक है रिमाइंडर दे दिया। जब रिमाइंडर दिया तो नेचुरली हमारे पास डिवाइजर आ ही गया 230, और आपने पाया कि ये डिवाइजर 230 है और जो इसका 10 गुना है तो ये आपका 23 होगा। अब आपसे कह रहा है कि ऐसा करो कि हमको भाज्य बता दो, डिविडेंड बता दो। तो अगर आपका ये क्वेश्चन बना तो इस बात पे हम चले जाएंगे। तो हम सिंपली कहेंगे डिविडेंड इक्वल्स टू 230 इंटू 23 डिवाइजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज 46। तो आपके सामने कुल मिलाकर 5336 ये आपका सॉल्व हो क्या आया, दैट इज द आंसर। बात समझ रहे हैं? इतनी सी बात है। तो इस पे क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जाता है, कल को इसका रेशियो बता दे, रिमाइंडर बता दे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़े, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब 1 2 3 और 4, 4 में से कोई एक गायब होगा, बाकी के बारे में आपको डेटा जरूर दिया जाएगा, तभी आप उसको निकाल सकते होंगे। ठीक, इतनी बात ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये हमेशा विभाज्य होगा। n धनात्मक पूर्णांक है तो उसका मान कुछ भी हो सकता है। धनात्मक पूर्णांक स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से। n का सबसे पहला धनात्मक पूर्णांक 1 ले लेते हैं। 1 से अगर हमारा काम बन जाएगा तो दी बेस नहीं बनेगा तो उसके आगे सोचा जाएगा, क्योंकि 1 ना होने पर नंबर कैलकुलेटिव होने वाला है। इसका मतलब 1 से उसे काम बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो बात फंस जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो आप सिंपली पाते हैं कि n का मान 1 लिया तो 3 टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस 4 टू द पावर 3 इंटू 1। ये आपका देखा जाए तो 3 टू द पावर 4 माइनस 4 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा
81 4 पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे 17, 17 से डिविजिबल होगा तो 17 का जब ये देखा जाए तो ऑप्शन में 7 से डिवाइड होगा नहीं। जब भी कोई प्रश्न पूरी मैथमेटिक्स में ऑप्शन से सेलेक्ट करना होता है उस समय हमेशा सिलेक्शन से ज्यादा एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट है। चुनिए नहीं, हटाइए, ठीक है। हमेशा याद रखिए जब भी हमें ऑप्शन की हेल्प लेकर क्वेश्चन करना हो तब हमेशा आपका एक बेसिक नियम है, जहां पर चुनना नहीं है, हटाना है। सिलेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन इज इंपॉर्टेंट। वहां पर हमेशा एलिमिनेट करना है। तो हमने कहा 17 है, 7 से कटेगा ना, 12 से कटेगा ना, 145 से ना, खत्म। उसके बाद 2 ऑप्शन बचते तो मैं अगला ट्रायल करता, तो अगले ट्रायल की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, नन ऑफ दी ऑप्शन में नहीं था, ठीक। अब आप कहें होता तो होता तो अगला ट्रायल करते, एन की वैल्यू 2 रखते, 2 रखते ही क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाता तो समस्या बढ़ जाती। फिर अगर ऐसा प्रश्न पूछता तो इसका मतलब एग्जामिनर की इच्छा है, कोई रिमाइंडर थ्योरम चाहता है आपसे, वो अगला टॉपिक। क्योंकि 3 की पावर बहुत बड़ी होने पर हम मैनुअल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में हमसे वो रिमाइंडर थ्योरम की डिमांड कर रहा है। क्लियर? 31 और किसी के बीच में कोई ना आया हो बता दीजिएगा, क्योंकि जब मैं टेस्ट लूंगा तो मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि टेस्ट में आप बेहतर परफॉर्म करें और आपको टेस्ट में सारे प्रश्न आप कर पाए। डिविजिबिलिटी का टेस्ट भी तो होना है, फैक्टर पे भी अभी मैं टेस्ट कहां लिया है, इतना सरल तो टॉपिक है फैक्टर। वापस आओ, रिवीजन करते रहेंगे तो डाउट नहीं होगा। अब ये नहीं कि फैक्टर पढ़ा के भूल गए तो आप भी भूल गए तो खत्म हो जाए। वापस आओ, लिखा हुआ है 1 1 1 1 1। हमने आपको 1 to 6 का एक नियम बताया था, एक नंबर को 6 बार रिपीट किया जाए। एक बात बताओ, जैसे मैं जानता हूं कि 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है, सभी जानते हैं, तो अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं जिसमें 12 को रिपीट कर लूं तो 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं? अरे मुझे पता है उसी नंबर को बार बार रिपीट किया गया है जो 4 से डिविजिबल था। अगर मैं जानता हूं कि एक नंबर है आपका 120, वो डिविजिबल है 24 से, तो 120 को ही अगर बार बार रिपीट किया जाए, चाहे जितने बार किया जाए, उसे हमेशा जो है 24 से या 120 को जो जो डिवाइड कर सकते हैं उन सबसे डिवाइड होना पड़ेगा। बोलो सहमत है कि नहीं? भाई डिवाइड होगा, नीचे आएगा, डिवाइड नहीं होगा, जीरो लगेगा, फिर 120 बन जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर? तो आपने कहा ठीक। वापस आए, हमने कहा 1 1 1 कितने बार? 6 6 12। तो हमने देखा कि जब 1 1 का रिपीटिशन 12 टाइम्स होगा तो ऐसी परिस्थिति में हम ये जानते हैं कि 6 के लिए हमने एक नियम पढ़ा है, एनी नंबर व्हेन रिपीटेड बाय 6 टाइम देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3 7 11 13 एंड 37। इन सबसे डिविजिबल होता है क्योंकि उसका फैक्टर वहां पाया जाता है। तो हमने कहा ये नंबर डिविजिबल होगा किससे किससे? 3 से, 7 से, 11 से, 13 से एंड 37 से। इसका मतलब इसी को 2 बार रिपीट कर दिया गया है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, तो ये भी इन सब, ये पूरी संख्या जो बनेगी 12 अंकों की, दैट विल बी डिविजिबल बाय 3 7 11 13 एंड 37। बोलो समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो 3 एंड 37 ओनली, 3 एंड 37, 3 11 37 ओनली, 3 11 13 11 एंड 11। अब देखो 3 से हाँ, 1 एंड 11 से हाँ, 1001 से बताओ, क्योंकि 7 11 13 जब इन तीनों से तो इससे भी होगा, इसके बाद 111 से भी होगा क्योंकि 111 तो ही है, क्योंकि 37 इंटू 3 होता है, 37 से भी होगा, 11 से भी होगा, और 7 अल्लाह यहां किसी में नहीं तो उसकी चिंता भी नहीं, 7 यहां अपने आप आ गए। आंसर इज डी, नहीं आया। अब आप कहेंगे डिविजिबल तो इससे भी है ना? तो अगर मैं कह दूं कि कोई नंबर डिविजिबल है 12 से और एक ऑप्शन में 4 लिखा है, एक ऑप्शन में 6, तो क्या टिक करना आप उचित समझेंगे? नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि 4 से डिविजिबल होगा तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, गारंटी नहीं। लेकिन अगर एक ऑप्शन में लिखा है 12, तो मैं 4 6 सबको भूल जाऊंगा, 12 टिक करूंगा क्योंकि उसमें सब आ जाएंगे। तो मैंने जब लास्ट ऑप्शन को टिक किया तो ये सब आ गए। नहीं आई बात समझ में? ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आप 51 देखें।
क्या जब कोई संख्या 56 से डिविजिबल होती है तो उसका शेषफल 29 होता है। क्वेश्चन कह रहा है जब कोई संख्या 46 से डिविजिबल होती है तो उसका जो शेषफल होता है वो कितना होता है? 29 होता है। तो शेषफल जब कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है तो उसका शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक, अच्छा सवाल है, कंसेप्ट पकड़ेंगे तो आसान रहेगा। कोई नंबर है, उसको डिवाइड किया जाता है 56 से, कोई ना कोई भागफल आता होगा, पता तो है नहीं। तो हमने कहा इस कंडीशन में जो रिमाइंडर दिया गया है शेष वो आपका 29 है। आपसे पाया कि एक नंबर है जब उसका डिवीजन किया गया तो आपसे पाया गया कि जो रिमाइंडर आया वो आपका कितना आया? 29 आया। एक नंबर है जब उसको 56 से डिवाइड किया जाता है तो 56 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो आपका कितना आता है? 29 आता है। इसका मतलब आप केस कह सकते हैं कि सो द नंबर n इज इक्वल टू 56 इंटू ए और प्लस 29। आप पाएंगे कि जो नंबर आपके सामने आएगा वो आपके सामने 56a प्लस 29 आएगा। बात तो सही लग रही। अगर इस परिस्थिति में ध्यान दिया जाए, अब आपसे कह रहा है कि नाउ 56 इंटू ए प्लस 29, एक नंबर जो आपके सामने उसको डिवाइड किया जाता है बाई 8 से, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा? तो आपने कहा कि भाई रिमाइंडर निकालना है, तो आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाते हैं बीच में बताया गया कि रिमाइंडर थ्योरम में तो हम बहुत ब्रॉडली बात करेंगे इस पे, है ना, कि ये कैसे एक्सपेंशन वर्क करता है। लेकिन अभी आप इतने से काम चलाएं कि ये अलग अलग पार्ट हैं, अगर तो अगर दोनों को अलग अलग रिमाइंडर निकाल लिया जाए फिर ऐड कर दिया जाए तो फाइनल रिमाइंडर निकल आता है। ठीक, ये बात अभी ऐसे ही मान लीजिए। तो इसको जब डिवाइड करने जाएंगे तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 8 का फैक्टर अवेलेबल है, तो यहां पर रिमाइंडर 0 आएगा। भाई जब पूरी तरह ही डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। फिर आप इसके पास जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 5। तो आपका फाइनल जो रिमाइंडर होगा, फाइनल रिमाइंडर वो आपका 5 हो जाएगा। आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि ये वाला रिमाइंडर 0 ही आना था, तो क्यों ना हम सिर्फ 29 को डिवाइड कर लेते, क्यों इधर चक्कर में पड़ते। वैसे ही हमेशा लिए एक्सप्लेनेबल तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर सीएनडी का ऑप्शन ना पाया जाए तो एक्सप्लेन तो ऐसा किया जा सकता है। क्यों? एक एग्जांपल देखिए, ये 56 के मान लो 57 कर दें या कुछ भी कर दें, ये ए कर दें, ये आपका नंबर है, रिमाइंडर 29। बाकी सारा प्रश्न वैसे ही। ठीक, इसी प्रश्न को सोचिए कि यहां पर 56 ये 57 होता बस। ठीक, तो क्या होता? क्या आप करते n, जब आप n निकालते तो n होता आपका 57 इंटू ए और प्लस 29 डिवाइड बाई 8। अब जब डिवाइड करने आप जाते तो आप पाते कि इधर से डिवीजन रिमाइंडर सीएनडी। ए के बारे में जब तक पता नहीं है तब तक वहां का रिमाइंडर नहीं निकाला जा सकता। तो आप कहेंगे पिछले में कैसे निकाल लिया? तो पिछले में परफेक्टली डिवीजन हो गया ना, लास्ट वाले में परफेक्टली डिवीजन का केस पाया गया इसलिए हम निकाल पाए। इस वाले में इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि वहां परफेक्टली डिवीजन का केस अवेलेबल ही नहीं है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहां परफेक्टली डिवीजन का केस पाया गया इसलिए निकाल पाए, यहां पर परफेक्टली डिवीजन का केस अवेलेबल नहीं इसलिए हम निकाल नहीं सकते। इसका रिमाइंडर तो हमें पता है कि भाई रिमाइंडर जो है आएगा वो आपका 5 आ जाएगा, लेकिन फाइनल रिमाइंडर सीएनडी ही होगा। तो दिक्कत कहां आई? दिक्कत आई इस 57 का डिवीजन ना होना। तो सही तरीका तो ये है, सही तरीका तो ये है कि आप बाद वाले डिवाइजर से पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करके देखें। अगर डिविजिबल है तो आप सीधे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डिविजिबल नहीं है तो सीएनडी आएगा। लेकिन अगर सीएनडी ऑप्शन में ही नहीं है तो ये वाला स्टेप बचाया जा सकता है? नहीं आया भाई। जब कैन नॉट डिटरमाइन ऑप्शन में ही नहीं है, विचार कीजिएगा, जब कैन नॉट डिटरमाइन ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर कैन नॉट डिटरमाइन आने का चांस खत्म। कैन नॉट डिटरमाइन जब ऑप्शन में नहीं है तो उसके आने का चांस खत्म हो गया। अब वो आएगा ही नहीं तो फिर ये हम क्यों चेक करने जाएं?
इसका मतलब कंफर्मली डिविजिबल रहा होगा। तो सीएनडी अगर ऑप्शन में ना दिखे तो आप सिर्फ इसको डिवाइड करके आंसर से काम चलाते हैं। बट ये ध्यान रहे कि सीएनडी अगर ऑप्शन में है तो ये चेक करना पड़ेगा कि सीएनडी आएगा या प्रॉपर आंसर आएगा। समझ गए मेरी बात? बाकी अगर आप एक स्टेप में 56 इंटू ऐसे करके सोच लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। बाकी समय बचाना, हर स्टेप में समय बचाने का प्रयास किया जाएगा। सोच लिए, कोई डाउट हाथ उठाइए। नहीं, ये कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये 1 होगा? ये कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं कि ए का मान 1 होगा? ये मत कहिएगा कि सबका आंसर आ रहा है इसलिए डिसाइड कर ले रहे हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं कि सीएनडी का केस फेस नहीं किया इसलिए ये नहीं कह सकते कि सीएनडी आएगा ही नहीं। अभी आपके सामने कोई सवाल नहीं पड़ा जिसमें कैन नॉट डिटरमाइन की स्थिति बन रही हो। अगर आप ए का मान 1 रख लेंगे तो आपका आंसर यहां से 6 आ जाएगा, जबकि इसका आंसर तो सीएनडी है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसे चेक करने का ही प्रोसेस है वो। गलत तरीका है वो। अगर इतना ही दिमाग में याद रखना तो ये पूरा याद रखो ना, दिमाग पूरा क्या, इतना ही तो चेक करना है। ये चेक करो डिविजिबल है तो इसको डिवाइड कर लो आंसर, और डिविजिबल नहीं है तो सीएनडी। एक के चक्कर में क्यों पड़े? और सीएनडी ऑप्शन में नहीं तो कुछ मत करो, सीधे डिवाइड कर दो। मान लो कि वो डिवाइड हो जाएगा। बढ़े आगे, कोई समस्या किसी को? चलो, प्रश्नों को याद रखिएगा दिमाग में। अगला, सक्सेसिव डिवीजन क्रमागत भाग की स्थिति। सक्सेसिव डिवीजन एक क्रमागत भाग की स्थिति, ध्यान देंगे आप तो ये आपका 4 5 से विभाजित किया जाता है। रिमाइंडर जो आपके पास आते हैं वो आपके 1 और 4 आते हैं, जबकि जब 5 और 4 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या आएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसे कहते हैं क्रमागत भाग। सक्सेसिव डिवीजन देखिए ध्यान से, क्या कंसेप्ट लेके चलता है। सक्सेसिव डिवीजन एक प्रोसेस है जो ये कहता है कि पहले डिवाइड करूंगा, जो भागफल आएगा उसको दोबारा डिवाइड किया जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज टॉपिक में 5 से सक्सेसिव डिवीजन का केस आपने देखा था। जब नंबर ऑफ जीरोज आप काउंटिंग कर रहे थे तो 5 से सक्सेसिव डिवीजन आपने किया था, क्योंकि अब आपकी जरूरत थी। यहाँ ऐसा हमेशा नहीं, अपने हिसाब से काम किया जाएगा। तो कोई नंबर 4 से डिवाइड, उसके बाद जो भागफल आया उस समय उसको डिवाइड किया गया 5 से, और जो शेषफल आया वो आपके सामने है। ये वाला शेषफल 1 है और यहां शेषफल जो है वो आपका 4 है। बोलो समझ पा रहे हैं? तो अंतिम बार भाग एक बार गया होगा मिनिमम, कम से कम। तो 5 1 जा 5 4 9, ठीक है? बोलो समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद 9 यहां आ जाएगा, 9 इंटू 4 प्लस 1, दैट इज 37। 37 इज द मिनिमम नंबर। एसएससी इसी को मानता है मिनिमम नंबर में। आयोग जो है, एसएससी ने आज तक जितने सवाल दिए
उसमें ज़्यादा कुछ मैथमेटिशियंस ऐसा भी कहते हैं कि मिनिमम तो ये भी हो सकता है कि जब अंतिम बार डिवाइड करने गए हो तो एक बार भाग गया ही ना हो। जब हम यहाँ डिवाइड करने गए तो भाग 0 बार गया हो, लेकिन आयोग इस बात को नहीं मानता। आयोग सबसे छोटे से नंबर को 37 ही मानता, मतलब वो कहता है कि पहली बार डिवीजन 1 टाइम जरूर गया होगा। ठीक है, तभी हम सक्सेसिव डिवीजन को फॉलो करते हैं, क्योंकि आपने 5 के डिवीजन में भी जब भाग देना बंद हो जाता है तो डिवाइड नहीं करते। ठीक, तो फिर वो सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये बात एक्सेप्टेबल भी है। लेकिन कुछ मैथमेटिशियंस कहते हैं कि यहाँ पर हम 1 भी लेते हैं। क्यों सक्सेसिव डिवीजन पे बात की, मैथमेटिशियंस मतलब वो आजकल के यूट्यूब के टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। जो डिविजिबिलिटी पे जिन मैथमेटिशियन ने 19th और जो है 20th सेंचुरी में बात की, उन्होंने कहा कि हाँ जीरो केस भी तो हो सकता है, बट वो जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो सक्सेसिव डिवीजन का प्रोसेस सिर्फ तभी तक माना जाता है जब तक कम से कम एक बार डिवीजन हो। अगर डिवाइड हो ही नहीं रहा था तो आप डिवाइड करने गए क्यों थे। ठीक, तो ये ज्यादा जो है बैलेंस बात लगती है, इसलिए मिनिमम नंबर के लिए कम से कम एक बार डिवीजन जरूर हुआ होगा। अब ये हमारा मिनिमम नंबर हमें मिल जाता है, आयोग भी इसी बात को मानता है, तो कोई इसमें तनाव मत रखिए। मिनिमम नंबर जो इस बात को फॉलो कर रहा हो। ठीक, तो 37 को अब डिवाइड किया जाए 5 और 4 से, ये एक अगली बात है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 टाइम्स 35, रिमाइंडर कितना आया 2। फिर उसके बाद 7 को लेकर आगे चले गए, 7 को लेकर आगे चले गए, और उसके बाद हमने डिवाइड किया किससे, 4 से। कितने बार, 1 टाइम, तो 4 कितना आया 3। तो आपका जो आंसर हुआ वो आपका 2,3 हुआ। बोलो बात समझ में आई, नोट कर लो। हो गया, कोई समस्या। अरे बोलो भाई। तो ये हुआ कि भाई मिनिमम नंबर तो मिल गया, लेकिन मान लो और नंबर चाहिए, मन है हमारा इस बात के लिए नहीं, ये तो क्वेश्चन है, हटा दें इसको, क्वेश्चन खत्म। आंसर आ गया कौन, 2 और 3, 2,3 आंसर हो गया। अब ध्यान देना, 37 आपने मिनिमम नंबर निकाल लिया, बोलो क्लियर। ठीक, इस व्यवस्था को फॉलो करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान देंगे। एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स, एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स प्लस मिनिमम नंबर, डिवाइजर इनटू के प्लस मिनिमम नंबर। ठीक, जैसे
एलसीएम ऑफ 4 and 5 इंटू के प्लस 37 फॉर दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न के लिए। ठीक, पूछता नहीं अभी तक मतलब इस बात पे पूछा नहीं जाता सवाल, लेकिन पूछा जरूर बहुत जल्दी जाएगा। ठीक है, तो वापस आओ। एलसीएम ऑफ 4 and 5 दैट इज 20 इंटू के। यहां पर मन में बात जरूर आती है कि व्हाट इज के। ठीक है, तो के इज 0 1 2 3 कुछ भी। 0 इसलिए क्योंकि पहला नंबर 0 रखने पे आएगा, 37 खुद पहला, तो 37 खुद है ना, तो पहला नंबर 0 रखने पे आएगा, फिर 1 2 3 1 पे रखने पे दूसरा मिलेगा। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने मिनिमम नंबर 1 से माना था, इसलिए पहला मिल ही गया है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या 20 इंटू के प्लस 37। अब के का मान 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, अप टू डेट एस। तो पहला नंबर मिला 37 कॉमा रखा 57, फिर रखा 2 बार 40 77 77 है ना, फिर रखा 3 बार 60 और 30 97। मतलब 20 बढ़ता जाएगा लगातार, मतलब ये नंबर्स लगातार अनंत श्रृंखलाओं तक मिलते जाएंगे। कौन से वाले? जो इस बात को फॉलो करें। कौन से वाले? जो इस बात को फॉलो करें। किस बात को? कि सक्सेसिव डिवीजन में पहला रिमाइंडर 1 और दूसरा रिमाइंडर 2। क्योंकि ये तो बताया नहीं, तो हमने अपने मन से लट किया ना भाई। उसने ये थोड़ी ना कहा था कि कितने बार करना है, मिनिमम निकले हमने 1 रख लिया था। अरे बोलो, लेकिन वो तो कुछ भी सकता है। तो ऐसा कोई एक नंबर नहीं है दुनिया में, बहुत सारे हैं। मिनिमम हमने ढूंढ लिया। ठीक, तो हमने कहा ठीक है, इस व्यवस्था को फॉलो करने वाले कितने नंबर पॉसिबल हैं अप टू डेट एस, ऐसे अनंत संख्याएं संभव हैं जो इस बात को फॉलो करेंगी। ये हमेशा एक एपी बनाते हैं। 20 मतलब वही एलसीएम जो 20 आएगा उसी हिसाब से एपी बनाएंगे। तो अब अगली बार से ये सब कहानी खत्म। इन दोनों का एलसीएम 37 पहला नंबर, 37 20 20 20 के अकॉर्डिंग जहां तक जाना चाहो चले जाओ। आप किसी भी नंबर को उठाओ, 4 और 5 से क्रमागत भाग दो, रिमाइंडर 1 और 2 अपने आप आएगा। तो अगर आपसे कह दिया इस श्रृंखला की 10वीं संख्या ज्ञात करो, तो के का मान रख दोगे 9, क्योंकि पहली संख्या 0 पाती, ध्यान रखना। ठीक है।